अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़। इस प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टील मिल इस वक्त नहायत कसमा पुरसी की हालत में है और इसके एम्प्लॉइज़ जिनकी तादाद 13,000 से ज़ायद है वो बहुत ही नागुफ्ता बे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, क्योंकि 5-5, 6-6 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको प्रोविडेंट फ़ंड की रकम जो उनकी अपनी रकम है वो नहीं मिलती, उनका इंश्योरेंस जो हुआ है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के उसमें जो सेहत का इंश्योरेंस है वो जाते हैं अपनी सेहत अपने इलाज के लिए मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स, वहाँ उनको इलाज मालजा नहीं मिलता इस बुनियाद पर कि वो कहते हैं कि इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो चुका है। मुसलसल रकम काटी जा रही है उनके फ़ंड में से, लेकिन वो जमा नहीं होती, वो कहीं खुर्द-बुर्द हो रही है रकम। बहुत सारे मसाइल हैं स्टील मिल के मुलाजमीन के और वो मुसलसल एहतजाज करते हैं। हुकूमत मुख्तलिफ इसके हवाले से लाहेअमल इख्तियार कर रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टील मिल को हम अब प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं और इसको निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं, लेकिन वो अमल भी नहीं होता और हुकूमत इसको संभालती भी नहीं है। अब स्टील मिल की प्रोडक्शन ज़ीरो हो चुकी है, वहाँ तमाम यूनिट्स बंद हो चुके हैं और बहुत बुरा हाल है। तकरीबन सारी ही जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जाते हैं, बैठते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई काम उनके पास करने का है नहीं। वहाँ पर जो खाने की सहूलत थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, सुबह नाश्ते की सहूलत वो भी ख़त्म कर दी गई, कैंटीन की तादाद ना होने के बराबर है, ना कोई ट्रांसपोर्ट के उनके पास सहूलत है और बहुत सारे मसाइल उनके पास हैं यकीनन। और सबसे बड़ा मसला उनकी तनख्वाहों का है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तनख्वाहें 5-5 महीने 4-4 महीने नहीं मिलती है और बहुत बुरी हालत में इस वक्त स्टील मिल के एम्प्लॉई हैं। बहुत एहतजाज भी कर रहे हैं, आला सतह पर भी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या वजह है? पाकिस्तान स्टील मिल का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा थी और बेनज़ीर भुट्टो से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने तो नेशनलाइज़ करने की पॉलिसी को अपनाया इदारों को और आप प्राइवेटाइज़ करने जा रही हैं, पहला दौरे हुकूमत है ये बेनज़ीर भुट्टो का। तो उनका जवाब था कि उस वक्त की पॉलिसी वो सही थी और आज की पॉलिसी ये है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की। क्यों कर रही है? ये समझ से बालातर है कि जब एक पॉलिसी बनाते हैं या तो आप नेशनलाइज़ कीजिए या प्राइवेटाइज़ कीजिए। जब दूसरी हुकूमत होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत शुरू कर देती है, जब उनकी अपनी हुकूमत होती है तो उनका रवैया कुछ और होता है। और दूसरी बात यह है कि जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत है वो भी बिल्कुल लाताल्लुक़ है और बड़ी हद तक बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है हुकूमत की लोगों की तरफ से, और उन लोगों की तरफ से जो ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर से ज़ुबैर साहब बस एक बयान दे देते हैं कि प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल भी नहीं होता और तनख्वाहें भी अदा नहीं होती। जो असल मसला है वहाँ पे जीने मरने का मामला बना हुआ है पाकिस्तान स्टील का। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा और सबसे ज़्यादा इसमें अहम नुक्ता ये है, अहम मामला ये है कि एहतजाज मुसलसल हो रहा है। एक तंजीम है इंसाफ वर्कर्स इत्तेहाद, उसने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को जमा करके एक एहतजाज का सिलसिला तकरीबन 13-15 दिन पहले शुरू किया और वो अब तक जारी है। उनका ये कहना है कि उनका ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक तमाम मुतालबात उनके पूरे नहीं हो जाते, ता दमे मर्ग एहतजाज वो करते रहेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले उस कैंप का एक मंज़र आप देखिए कि जहाँ पर ये एहतजाज जारी है और हज़ारों स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ भी जमा हैं। एक मंजर ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के एम्प्लॉइज़ एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे एहतजाज यहाँ वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, लेकिन इस इंसाफ वर्कर्स इत्तेहाद का काम यह है कि इन्होंने ये ऐलान किया है कि उस वक्त तक ये अब एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। 5 मुतालबात हैं इनके, तनख्वाहों के अलावा भी 4 मुतालबात हैं। मैं उनसे बात करूँगा तो वो यकीनन तफसीलात आपको बताएँगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इसी इत्तेहाद के कुछ रुकन, कुछ अरकान जो इसको लीड कर रहे हैं। मोहम्मद यासीन जामड़ो हैं मेरे साथ। मोहम्मद यासीन जामड़ो इस
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यकीनन वो कुछ करीब हैं नज़रियाती तौर पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ऐसा सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंसाफ इत्तेहाद वर्कर्स इत्तेहाद है और उसमें ये कहते हैं कि हम बिल्कुल नॉन अलाइड हैं, किसी से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। जनाब यासीन मोहम्मद यासीन जामड़ो मेरे पहले मेहमान, मेरे दूसरे मेहमान हैं सरवर ख़ान नियाज़ी। सरवर ख़ान नियाज़ी का भी इसी इत्तेहाद से ताल्लुक़ है और ये 17 दिन से गुज़िश्ता मुसलसल पाकिस्तान स्टील मिल के वर्कर्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये अपने इनके मुतालबात हैं कि तनख्वाहें दी जाएँ और दीगर मुतालबात क्या हैं, मैं उनसे बात करूँगा तो आपके सामने आएगा। और मेरे तीसरे मेहमान हैं आमिर अकरम भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। जनाब मैं गुफ्तगू मोहम्मद यासीन जामड़ो आपसे शुरू कर लेता हूँ। क्या एहतजाज आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जनाब एहतजाज हमारा इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल को 14 माह से मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। उसके बाद हमारी तनख्वाहें 2008 के बाद ये प्रैक्टिस है कि 4 माह हो जाते हैं तो 2 दे देते हैं और जब एहतजाज करते हैं तो उसमें से भी आधी काट लेते हैं। पिछले अभी ईद के दौरान 2 तनख्वाहें आई, हमारा LFA भी काट दिया गया और 1.5 तनख्वाह की मद में हमें 1.5 तनख्वाह दे दी। हम ये चाह रहे हैं अभी जो हमारे मुतालबात हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल को चलाया जाए। दूसरे नंबर पे जो जिन्होंने करप्शन की है पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर 2008 के बाद, इससे पहले प्रॉफिट में था इदारा, बेहतरीन चल रहा था, हर हवाले से खाम माल भी था, आयरन ओर भी था, उसके अलावा तैयार माल भी पड़ा हुआ था और 22 अरब जो है अकाउंट में भी पड़े हुए थे। तो ये जैसे ही पीपल्स वर्कर यूनियन 2008 12 जून को जीत कर आई, उसके बाद जनरल जावेद साहब को उन्होंने हटा दिया और अपना मनमाना जो है वो चेयरमैन लेकर आए, जो अभी इस वक्त जेल में भी हैं, मोइन आफ्ताब शेख साहब। तो उन्होंने करप्शन करते करते पूरे इदारे को तबाह कर दिया। इस वक्त हाल ये है कि ना तनख्वाह देने को है, जो हमारे अलाउंसेस या जो इंश्योरेंस की सूरत में हैं या ओल्ड एज बेनिफिट के सूरत में हैं या वेलफेयर की सूरत में हैं, जो फ़ंड काट रहे हैं वो आगे कंपनियों को नहीं दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारा फ़ंड जो है PF फंड तमाम जो है वो तकरीबन 36 करोड़ उन्होंने हमारे अकाउंट से निकाल के खा गए और जो कि वो जो मुलाजिम उसको नॉमिनेट करता है अपनी बेगम को या बच्चे को या बेटी को तो वो निकाल सकता है, लेकिन इन्होंने एक ज़बरदस्ती तौर से मैनेजमेंट और CBA ने मिलके वो हमारा पैसा भी खा गए। इस वक्त अगर हम अपना फ़ंड भी लेना चाहते हैं तो वो भी मौजूद नहीं है हमारे अकाउंट में। तो अब हमने ये इरादा किया है, हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, इंसाफ वर्कर इत्तेहाद, इसलिए हमने ये जोड़ा है कि तमाम पार्टियों के लोग हमने एक फोरम पे इकट्ठे किए हैं। झंडा किसी पार्टी का नहीं है, जो पार्टी है वो बाहर रहेगी, लेकिन स्टील मिल के अंदर हमने एक मज़दूर की हैसियत से ये फोरम कायम किया है जिसमें तमाम पार्टियों के कारकुन हैं। इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं? हाँ, इसका कोई। जनाब आप बताइए सरवर नियाज़ी साहब, कोई अब तक यानी आपको 17 दिन तकरीबन हो गए एहतजाज करते हुए और ये एहतजाज आप तादमे मर्ग आपका ऐलान है कि आप करते रहेंगे। किसी ने आपसे रब्ता किया, कोई इंतज़ामिया का आदमी आपके पास आया, उसने कुछ आपको यकीन दहानी कराई, कोई ऐसी बात हुई? इंतज़ामिया ने हमें बुलाया था पहले दिन ही, हम नहीं गए। उसके बाद हमें पता था कि इंतज़ामिया के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले LFA काटा हमारे मज़दूरों का ईद के दौरान, ये वो भी नहीं लगा सके। तो दूसरे दिन फिर हम गए, जब वहाँ गए तो हमें GM सिक्योरिटी साहब ने प्रेशर डालने के लिए उन्होंने कहा कि इनके फ़ोटो बनाओ। तो मैंने कहा फ़ोटो तो हमारे ID के ऊपर लगे हुए, पूरी दुनिया ने देखे हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिक्योरिटी को देना चाहता हूँ आपके फ़ोटो। तो मैंने कहा सिक्योरिटी को आप एजेंसियों को फ़ोटो देना चाहता हूँ कि ये लीडर लोग हैं, इनकी निगरानी करें, देखभाल करें। मैंने कहा आपने हमें सिक्योरिटी कितनी दी? ये धरने में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम इस अदारे के मुलाजिम हैं, आपने हमें तो सिक्योरिटी दी नहीं, आप दूसरे कह रहे आपने इतने अदारों को ये दरखास्तें लिख दी। मैंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी, हमारा हक बनता है इन अदारों से। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको थ्रेट दिया, धमकी दी उन्होंने, और बजाय इसके कि आपका मसले को हल करते या उसके ऊपर बात करते, आपको वो धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, और हमने उनको बता दिया, और मैं आज भी बता रहा हूँ, हमारी हमने खुले हम कहा है कि हम डरने वाले नहीं, हम अपने हक के लिए निकले और अपना हक लेके रहेंगे। हम इनके दबाव में आने वाले नहीं है। ये आज हैं कल नहीं होंगे। हम इस अदारे के मुलाजिम हैं, हमने कुर्बानी दी इस अदारे के लिए, और आज हम जब अदारा इस नौबत में इन्होंने पहुँचा दिया, इन्हीं लोगों ने पहुँचाया कि आज हमारे बच्चे फाका कशी के ऊपर आ गए, आज तालीम से महरूम, मेडिकल से महरूम है, हमारे घर में बच्चे बीमार पड़े हुए, मगर ये हालात इन्होंने बनाए। तो हम इंतज़ाम हुकूमत वक्त से ये कहते हैं कि खुदा इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस अदारे को इस नौबत में पहुँचाया। और
ये हमारी अपील है। ठीक है, आमिर अकरम ये बताइए कि कितने लोगों ने, कितनी यूनियन, यहाँ की बहुत सारी यूनियन है, सीबीए भी है ना यहाँ पर, सीबीए की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी, वो काम आप कर रहे हैं जो सीबीए को करना चाहिए, वो उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अपना एक इत्तेहाद बनाकर, ये क्या मामला है? सर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सीबीए का किरदार 8 सालों में यही रहा है कि अपनी मनमानी, अपना काम, अपने अखराजात अपने। अब जो सीबीए का चेयरमैन है उसका जो महाने का खर्चा क्या नाम है सीबीए के चेयरमैन? सीबीए के चेयरमैन का शमशाद कुरैशी साहब। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से चले आ रहे हैं? जी बिल्कुल, 8 साल से। 8 साल से उनको कोई हटाने वाला, दोबारा इलेक्शन कराने वाला कोई नहीं है? जो इलेक्शन करवाते हैं, जो होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि सारी यूनियन उनके। क्या कर रहे हैं वो हजरत, क्या कर रहे हैं वो बताइए? सर 8 लाख रुपया महीने का उसका खर्चा है, 2 फ्लैट अपना जाती खर्चा है उसका? जी ज़ाती। जो स्टील मिल का बोझ जो हमारे दारा उठा रहा है, 8 लाख रुपया महीने का खर्चा है। इसके अलावा जो सीबीए का फंड कटता है हमारी पे स्लिपों से, वो अलहदा है। सिवाय बंदरबाट करने के और खाने के अलावा उस बंदे का कोई अदारे में किरदार नहीं। जब जब वो इस अदारे में आया है तब तक स्टील मिल का यही हाल हुआ है। अच्छा, तो सीबीए में कोई एक आदमी तो नहीं होता ना, उसमें तो पूरी एक टीम होती है, तो टीम के बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं सर, ड्यूटियों से उनको रिलैक्सेशन मिली हुई है और अपनी ये स्टील मिल को छोड़ के प्राइवेट की जगह पर जॉब कर रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। और बाकी जो मजदूर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। 8 साल हो गए, 8 साल से स्टील मिल का ये हाल तक पहुंच चुके हैं। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप सीबीए का काम आप कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से? उनका कहना यही है कि सीबीए का क्या कहना है? मेरे सर करप्ट है। अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको पहले दिन ही पकड़ा जाएगा। वो मिले हुए हैं, सीबीए और इंतजामिया एक ही पे रोल पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों ने मिल के खाया है। अगर चोर को चौकीदार बना दिया जाएगा तो यही हाल होगा सर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर सीबीए इंतज़ामिया के साथ मिली हुई है तो वहाँ पर दूसरी जमातों की भी, वहाँ पे लेबर यूनियंस हैं और लेबर के विंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी एक लेबर विंग है वहाँ पर और भी जमातों का लेबर विंग है, वो क्या कर रहा है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेबर विंग सही काम नहीं कर रहा तो दूसरी जमातों की, जमात इस्लामी का लेबर विंग है, वो क्या कर रहे हैं? जनाब वो वक्तन बवक्तन एहतजाज करते रहें, लेकिन यहाँ लोगों का एक माइंड है इतना मुंतशिर कर दिया गया है। और जो मौजूदा सीबीए है, इस वक्त हम एहतजाज में हमारे साथियों को हाईजैक किया जा रहा है, बाकायदा डिपार्टमेंट में जाके उनको शौकास दे रहे हैं, नौकरियों से धमकियां दे रहे हैं, प्लस घरों पे जाके उनको धमका रहे हैं कि ख़बरदार अगर इनके साथ आप बैठे तो आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो इस तरह की वो पंचायत करते रहते हैं और प्रेशराइज़ करते रहते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। और जो दीगर यहाँ पे ट्रेड यूनियनें हैं वो भी वक्तन बवक्तन एहतजाज करती रही हैं, लेकिन इसलिए वो इकट्ठा एहतजाज नहीं हो पाता कि अगर जमात इस्लामी पासलो यूनियन करती है तो दीगर जमातों के लोग उनके साथ नहीं जुड़ते कि ये जमात इस्लामी के हैं तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ नहीं जुड़ेंगे। ये इसका तोड़ हमने इसलिए निकाला है कि तमाम मज़दूरों को इकट्ठा करके इंसाफ बरकर इताद, क्योंकि नाइंसाफ़ी हुई है मज़दूरों के जब आप इंसाफ नाम रखेंगे तो आप तो तहरीक इंसाफ के हो गए ना, फिर आपको क्यों सपोर्ट करेंगे लोग? वो यही छाप लगा रहे हैं, लेकिन हम मज़दूरों के डोर टू डोर गए, तकरीबन 36 डिपार्टमेंट है हमारे पाकिस्तान स्टील मिल के, उन हर शॉप में हम डिपार्टमेंट गए, वहाँ की नुमाइंदगी ली और हर पार्टी के लोगों की नुमाइंदगी है इसमें, कारकुनों की। लेकिन हमने किसी का झंडा शो नहीं किया है, हमने कहा है कि सिर्फ मज़दूर का झंडा है, वो सियाह झंडा। ठीक है, ये बताइए कितने रहनुमाओं ने, यार आप 17 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, 17 दिन से आप मुसलसल एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं, आपके साथ यकीनन हज़ारों लोग भी हैं। मुझे बताइए कितने रहनुमाओं ने, सियासी रहनुमाओं ने अब तक रब्ता किया है आपसे? और हुकूमत को तो छोड़िए, खैर मैं उन रहनुमाओं की, सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आपसे रब्ता, कितनों ने किया अभी तक? सिर्फ अभी तक हमारे साथ जो किया तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया रब्ता, और दिफा पाकिस्तान के लोगों ने उन्होंने रब्ता किया, और कल जी सिंध की क़यादत ने हमारे साथ रब्ता किया। बाकी जितने लोग हैं ये नहीं आ सकते, क्योंकि पिछले माजी में देखें आप, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर यह अदारे को तबाह किया पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। अब जो हुकूमत है मौजूदा, ये गड़बड़ हुकूमत है, ये हुकूमत इस अदारे को ख़त्म करना चाहती है। बड़ी पार्टियाँ तो यही हैं, उसके अलावा तो कोई पार्टी बड़ी है नहीं जो आए। तो ये तमाम लोग वही हैं जो इसमें लूटने वाले हैं, इसको बर्बाद करने वाले हैं, तो वो कहाँ से हमारा साथ देंगे? अब ये कहते हैं हमें दावत नहीं दी गई, दूसरे लोग भी कहते हैं वो से, तो हमने कहा हमारे कोई ये स्टैंड के अंदर कोई गेट नहीं लगे हुए, ओपन पड़ा हुआ है, कोई भी आए बात करे। हमने इसलिए, अब जैसे यासीन भाई ने बात की, हमने इसलिए इसका नाम ही यही रखा, इंसाफ चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, तो इंसाफ के लिए बैठे, इसका न्यूट्रल प्लेटफॉर्म रखा कि हर बंदा बात करे, जो हमारी बात करेगा, अदारे की बात करेगा, उसको वेलकम करें। अब ये कहने हैं कि अभी तक कैंप का विजिट जो किया है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वालों ने किया है,
और उसके अलावा किसी ने? इसके अलावा जीएसएन ने कल किया था, उनकी क़यादत ने किया था जीएसएन की। जिस तरह भी आपने नाम किया इंसाफ, इंसाफ तो ये एक तरीका नाम है पार्टी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि तहरीक इंसाफ ही हो गई। हम तहरीक इंसाफ के लोग ज़रूर हैं, मगर यहाँ हम गए थे डोर टू डोर, स्टील मिल के तमाम, आज तक किसी ने इस तरह क़यादत नहीं की। हमने डिपार्टमेंटों से बंदे लिए, उन्होंने खुद नुमाइंदे दिए हमें। ठीक है, अगर ये कोई इंतजामिया इसी तरीके से अपना रोल प्ले करती रहती है, आपसे रब्ता नहीं करती, कोई सियासी जमात भी आपसे रब्ता नहीं करती, मीडिया पे भी आपको उस तरह कवरेज नहीं मिलती, फिर क्या बैठे रहेंगे आप? फिर भी आप एहतजाज करते रहेंगे? पूरा मन एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन अगर हमारे मुतालबात किसी ने नहीं सुने तो तंग आमद जंग आमद, फिर क्या करेंगे मजदूर? क्या करेंगे आप बताइए ना। हम रोड पे भी आ सकते हैं सर, और नेशनल हाईवे पे भी आ सकते हैं, और ट्रैक पे भी जा सकते हैं। अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हमारे तो भूख से मर रहे हैं सर, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। जो अदारा, जिस अदारे के अफसरों के मुलाजमीन कभी डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे थे, आज वो प्लम्बर और मोटरसाइकिल मैकेनिक बन रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं। हमारा मेडिकल बंद हो चुका है, हमारा पीएफ बंद हो चुका है, दीगर मराद सारी की सारी बंद हो चुकी है। तो फिर इस हालात में मजदूर क्या करेगा? अच्छा, प्रोविडेंट फंड तो आपका अपना होता है ना जी। तो वो प्रोविडेंट फंड अगर आपको नहीं मिल रहा जी। और आप लेने जाते हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या कहते हैं वो? अदारे में है ही नहीं, प्रोविडेंट फंड पर सील कर दिया गया। वो कहाँ गया? वो पैसा किधर गया? सर खा गए सर, यही खा के गए हैं। ये 2008 में 2008 के अंदर सर इन्होंने जो है पीएफ निकाला था, बेनज़ीर चार्ट और ग्रेजुएटी और पीएफ तमाम अफसरों का, वर्करों का। हमने उस टाइम भी, मैंने खुद ज़ाती तौर पर उस टाइम पे भी एहतजाज किया था। लोगों ने ये बोला कि आप मुखालफत ही सिर्फ कर दो। हमने मुखालफत नहीं, हमने कहा ये वक्त बताएगा। और आज जब अक्सरियत जाने लगी, स्टीम मिल से रिटायर होने लगी, आज वो परेशान है। आज वो बूढ़े बेचारे जो जिन्होंने ज़िंदगी दे दी स्टीम मिल के अंदर 35 साल 36 साल, आज वो अपने घरों में बैठे। 130 बेवाएँ हो चुकी हैं, जो वो हमें दुआएं देती हैं अल्लाह के हुक्म से हमको हक के रास्ते पे निकलें। तो ये नजायज़ ये मुझे बताइए, 130 बेवाएं कैसे हो? इसी दौरान बेवाएं उनको तनख्वाहें ना मिलने की वजह से हार्ट अटैक या क्या हार्ट अटैक भी हो चुका, जो रिटायर हो चुके हैं लोग, तो उनके तो छोर फोत हो गए। अब वो कोर्टों के धक्का कारी और स्टीम में पैसा नहीं मिल रहा। अब उन्हें बच्चों की शादी करनी है, बहुत से बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से इतना दबाव पड़ा एम्प्लॉइज़ के ऊपर कि उसमें से 130 का फिगर आप दे रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो जान से जा चुके हैं हार्ट अटैक की वजह से और दबाव की वजह से। पिछले दिनों अभी सर मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? पिछले दिनों अभी 4 दिन नहीं हुए, नौजवान छोकरा एक हमारा फोर्थ हो गया ड्यूटी के दौरान ही, यंग छोकरा। तो ये सब लोगों को जहनी परेशानी, जहनी मरीज़ बना दिया गया है स्टीम मिल के अंदर। चंद लोग हैं जो मफाद पर जो अयाशी करें, सीबीआई के भी, इंतजामिया के भी, बाकी तमाम लोग तो वहाँ जरगमाल बनाया हुआ पूरे उनको कौम को। अच्छा, आप बताइए कि ये जो आपको फ़ंड है, आपका फ़ंड है, आपको नहीं मिल रहा, और क्या क्या सहूलतें आपसे छीन ली गई हैं इस वक्त? मेडिकल की बात तो मैंने कर दी, आपने खुद भी कर दी। इसके अलावा खाने का और क्या सिलसिला है जो आपसे ख़त्म कर दिया गया? अब आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, और वो जबरन आप जो है अब ड्यूटी करने पे मजबूर हैं? उसके अलावा जनाब ये है कि शिफ्ट अलाउंस होता है, हैज़र्ड अलाउंस होता है, वो शिफ्टों में ड्यूटी तो ले रहे हैं बगैर नोटिस तो के। जब मुझे बताइए कि जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो ड्यूटी कैसी कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, ड्यूटी ये हमसे ले रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मतलब वहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है, मशीनरी की सफाई हो रही है, मशीनरी की मतलब मेंटेनेंस हो रही है, मैकेनिकल काम है वो करा रहे हैं, वेल्डिंग का काम है, फिटर का काम है, ऑपरेटर का काम है, वो काम चल रहा है, बंद नहीं है। लेकिन इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमारा हैज़र्ड अलाउंस काट दिया, शिफ्ट अलाउंस काट दिया। हालांकि हमारा वर्करों का काट रहे हैं, अफसरों का जो है बरकरार है, उनके प्रमोशन भी हो रहे हैं इसी दौर में, इसी मतलब फाका कशी के आलम में। आज भी डीएम से जीएम, जीएम से डीजीएम, इस तरह के प्रमोशन भी हो रहे हैं। और जो रिटायर हो रहे हैं, जैसे डायरेक्टर कोई रिटायर हो रहा है, उसकी पहले अगर 1 लाख तनख्वाह है तो फिर डबल 3 लाख करके उसको रख रहे हैं। इसी तरह 100 बेड वो पोस्टें जो अब खाली हो रही हैं और वो मैनेजमेंट की पोस्टें हैं, उस पर जो अब नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो डबल ट्रिपल तनख्वाहों पे, तो कहाँ से दे रहे हैं वो तनख्वाहें? वो उनको दे रहे हैं, उनका पेट्रोल भी जारी है। 3-3 गाड़ियाँ एक डायरेक्टर के पास हैं, अपने बेगम के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, अपने लिए अलग। उसका सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा जो मेंटेनेंस है उनकी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल की जो बसें हैं उनके लिए मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, डीजल नहीं है। वो जहाँ 20-22 बसें हुआ करती थी शिफ्ट की, एक शिफ्ट की 4 टीमें हैं वहाँ पे, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम। तो वहाँ पे वो तो टोटल जो है 7-8 बसें कर दिए। जैसे व्यापारी बकरियों को, भेड़ियों को भर के ले जाते हैं मंडी में, इसी तरह लोगों का हाल किया हुआ है। एक दूसरे के ऊपर लोगों को चढ़ा के और पॉइंटों पे फेंकते हैं।
उनके लिए पेट्रोल भी नहीं है, उनके लिए गाड़ियां भी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट और सीबीआई आज भी उसी तरह से अयाशी कर रही है जैसे 2008 में कर रही थी चलते हुए इदारे में। उसके लिए फंड है, उसके लिए पैसे उसके भी लिए बिल्कुल पेट्रोल भी है, सीएनजी भी है, गाड़ियां भी हैं, उनकी मेंटेनेंस भी है। और हालत ये है कि पिछले जून महीने में वो बिल आया तकरीबन 2-3 करोड़ का लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। वो डायरेक्टरों ने, जीएम लेवल के लोगों ने वर्कर के नाम पे वहाँ इलाज करवाया, अपने घर वालों का अपना, और बिल वर्करों के नाम पे उन्होंने पे किया। तो जब हमने पूछा कि हमें तो आप एक खाली सिरेंज भी नहीं दे रहे हो, जो पायोडीन होती है, अचानक कोई चोट लग जाए जो ज़ख़म को लगा के पट्टी लपेटते हैं, वो तक नहीं है। और वहाँ पे एक कर्नल बिठाया हुआ है रिटायर, जिसको लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। ये स्टील मिल का जो हॉस्पिटल है उसकी बात आप कर रहे हैं। सीएमओ की जगह जो है वो रखा हुआ है। हालांकि वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी सीएमओ की जगह पे कर सकते हैं नौकरी। 135-140 के करीब बेड का ये हॉस्पिटल है, तो क्या हालत क्या है उस हॉस्पिटल की? उस हालत उसकी ये है कि अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले एक हमारे मुलाजिम है, उनका एक्सीडेंट हो गया नौकरी ड्यूटी के दौरान, गाड़ी के नीचे टांग आ गई, तो उसके लिए 1 रुपया इलाज नहीं है, वो उन्होंने प्राइवेट इलाज कराया। सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने जो सीबीआई के लोग हैं, जैसे अभी हमारा ये शमशाद कुरैशी साहब मुलाजिम नहीं है पाकिस्तान स्टील मिल का, डिसमिस फ्राम सर्विस है, लेकिन चेयरमैन सीबीआई बना हुआ है, उसको सारी सहूलत मौजूद है। उसका अगर वो बेटे का बेटा भी बीमार होता है तो आप अपने मुतालबात में ये बात क्यों नहीं रखते कि इस आदमी को फारिग करो, इस आदमी को निकालो? आप अपने मुतालबात में तो कोई ऐसी बात ही नहीं की आपने। हमने मुतालबात करते रहे, कहा नहीं, आपने जो 5 मुतालबात रखे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये करप्शन जो की है, ये मुतालबा सबसे बड़ा ये है कि ये करप्ट आदमी है। जब से ये आया, ये तो जनरलाइज बात है ना, जब आप कहते हैं कि एहतजाज करो, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये आदमी जिम्मेदार है, इस आदमी को फारिग करो, इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करो, इसका मतलब कुछ और होता है। तो आप ये मुतालबा क्यों नहीं डालते उसके अंदर? चलिए ये अगर कहते हैं तो मेरे कहने पे नहीं, आप अपनी सोच से डालिए भाई। सोच में तो हमने डाला है, एहतसाब में इसी का नाम आता है, और कोई बाहर तो नहीं आना, बांग्लादेश का बंदा नहीं, यही है। ये पूरी स्टील मिल में यही नारा लग रहा है, बच्चे छोटे भी गली गली में शोर है, गली में शोर है, शमशाद कुरैशी चोर है। तो और वो अपनी ताकत पे, वक्त गवर्नमेंट की ताकत पे वो बरकरार है, बाकायदा मुसलत किया गया है पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर। जो भी सर उठाता है उसको गुंडों के जरिए। तो ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं कि डिसमिस कर दिया गया उसे नौकरी से, और उसके बावजूद वो सीबीआई का आपका रहनुमा बना हुआ है। बस ये पाकिस्तान का कानून अजीब है, अजीब व गरीब मामलात हैं। नाज़रीन, एक छोटे से मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करता हूँ एक ब्रेक के बाद। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, बात कर रहे हैं स्टील मिल के हवाले से। स्टील मिल पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा, अगर यकीनन ये निजी शोबे के हाथ में होता, और निजी शोबे में आप देखिए कि पाकिस्तान में कितनी स्टील मिल्स आ रही हैं, बन रही हैं और तरक्की कर रही हैं, और बहुत मजबूत इदारा वो बन के सामने आ रही हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान स्टील मिल जो सरकारी इदारा है वो प्राइवेटाइज़ करने की बातें हो रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान एयरलाइन को, पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने की बातें हो रही हैं। ये ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं जानबूझकर, कुछ यकीनन उसके अंदर फोर्सेज और सोर्सेज शामिल हैं कि जो इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं कि ये कमज़ोर तरीन इदारा है, नाकारा इदारा है, उसके बाद उसको ऐसे हालात में लाते हैं कि इसकी निचकारी की जाए, और फिर निचकारी करने में अपने ही किसी दोस्तों को नवाजा जाता है। मुशर्रफ के दौर में चौधरी साहब ने खासा अहम स्टेप लिया इस हवाले से, और इसकी निचकारी को रुकवाया था स्टील मिल की, और अब भी मामला यही है। दोबारा दूसरी हुकूमत आई है, सब इसी बात पर तुले हुए हैं कि पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज़ किया जाए। और ज़ुबैर साहब तो माशाल्लाह बार बार बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, और अगर हो भी रहा है तो स्टील मिल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ के लिए। जनाब यासीन भाई, ये बताइए आप कि ये अगर तनख्वाहें आपको नहीं मिल रही, गुजर बसर कैसे करते हैं भाई आप? वो तरीका बता दीजिए हमारे इन हुक्मरानों को, जो शायद उसमें से कोई सुन रहा हो तो उनको पता चले कि कितना मुश्किल होता है ज़िंदा रहना बगैर पैसों के। बस ये तो अगर इनकी तनख्वाहें बंद की जाएं तो इनको पता चले कि हमारा गुजर बसर कैसे हो रहा है। यकीन जाने के मुआशरे में हम मुंह उठा के चलने और फिरने जैसे नहीं रहे हैं, और इन्होंने हमें दहशत गर्दी की तरफ धकेला है। 13,000 ख़ानदानों को ये वक्त गवर्नमेंट और साबका गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। हमें
बजाय एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें और एक मज़दूर और इज़्ज़तदार शहरी रहने का सबूत दें, इन्होंने यकीन जाने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें दहशतगर्द बनाने के लिए। और मैं ये अपने तकरीर से भी कई मरतबा जनरल राहिल शरीफ साहब से अपील कर चुका हूँ और इन इदारों से जो पाकिस्तान के इदारे हैं कि जनाब ये हमें 13,000 लोगों को ये दहशतगर्द बनाने जा रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारी तनख्वाहें बंद हैं, हमारा कसूर क्या है? शमशाद कुरैशी ने लूटा है सरेआम, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। जब से CBI बना उसके बाद ये इदारा पीछे चलता गया। आज यहाँ है कि हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। उल्टा अगर हम कोई एहतजाज करते हैं तो उनकी जो वो रिलीज़ बंदे हैं वो हमारे मज़दूरों को हमें डराते हैं और 2 मरतबा हमला भी कर चुके हैं मेरे ऊपर। आखिरी बार तनख्वाह कब बढ़ी थी आपकी? आखिरी बार ये 2008 में जब डिमांड हुई थी, बेनज़ीर चार्ट ऑफ डिमांड, जो हमारा ही PF और ग्रेजुएटी का पैसा निकाल के इन्होंने हमें ही दे दिया, जिंदाबाद, हमें दे जिंदाबाद। दिया। उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। अगर ये CBI ख़त्म हो जाए तो कम से कम जो बजट बढ़ रही हैं 8 बजटें तो बढ़ी आप उसके शमशाद कुरैशी के खिलाफ तो कोई मुतालबा ही नहीं है आपने डाला हुआ। आप क्या मतलब आप जनरलाइज किस्म की बातें करते हैं? कोई आप भी तो नहीं मिले हुए शमशाद से कि TV पे जाके बोलेंगे अंदर ही अंदर हाथ मिला हुआ है आपसे? शमशाद कुरैशी से तो हम मिल नहीं सकते क्योंकि उसमें और हमारे अंदर रात दिन का फ़र्क है। वो मज़दूरों का कातिल है, हम मज़दूरों के रहनुमा हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम मिले हुए नहीं हैं। हमने तो 2008 से जितनी मुखालफत शमशाद कुरैशी की हमने की है, शायद किसी पार्टी ने, किसी यूनियन ने, किसी फ़र्द ने नहीं की है। ठीक है, ये बताइए जनाब आप के कितने लेबर लीडर्स जो सारे मुल्क में इस वक्त फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पायलर वाले लोग हैं, पता नहीं कितने, मुझे नाम तो याद नहीं है, जो अब मज़दूरों के नाम पर जिन्होंने ज़िंदगी गुजार दी है अपनी लीडरी कर करके, कितनों ने रब्ता किया आपसे अब तक? रब्ता तो उन्होंने किया, आने का तो वादा किया, मगर आते नहीं हैं। क्योंकि सबकी वो मैं बता रहा हूँ कि डोरे वो हुकूमत वक्त के साथ मिली, सब जो है वो यहाँ वो लिफाफे वाले हैं सारे, अल्लाह माफ़ करे, TV बोलना पड़ता है, सबका वही किरदार है। यानी कि मज़दूर को बेचने वाले सारे, मज़दूर का दुश्मन मज़दूर का लीडर ही हुआ। कभी उन्होंने अगर मज़दूरों के खैर ख्वाह होते तो आज मज़दूर इतना दबा हुआ पिसा नहीं होता। आज आप तनख्वाह देखें, मज़दूर की गवर्नमेंट 13,000 रखी है। 13,000 तनख्वाह में क्या होता है? मैं कहता हूँ 30,000 तनख्वाह में भी उनका गुजारा, हमारी भी है 40,000 तनख्वाह में, हमारा घर का गुजारा नहीं चलता। तो उन 13,000 का ये मजदूर लीडरों का तो है, मजदूरों ने कभी उस आवाज़ नहीं उठाई। ये हमारे हुक्मरान जो बड़ा तीर मारते हैं, कहते हैं हमने 13,000 तनख्वाह कर दी 12 से, वो 13 भी फैक्ट्री में नहीं मिली। जो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं उसके बाद जाके प्राइवेट अदारों में 12,000, क्या जो प्राइवेट अदारों में ड्यूटी करते हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है क्या? ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अब ये एहतजाज का लेवल कितना आप बढ़ाते जाएंगे, वक्त गुजरने जाए, 17 दिन गुजर गए, आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बैठे ही रहेंगे कैंप में। इन्होंने कहा कि सड़कों पे आ जाएंगे, तो सड़कों पे आ जाएंगे तो वापस इंतज़ामिया आपको धकेल के फिर कैंप में भेज देगी। करेंगे क्या? कैसे अपने मुतालबात मनवाएंगे आप? कितनी ताकत है आपके अंदर मनवाने की मुतालबात? फ़िलहाल तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए अब देख रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं माने तो ज़ाहिर है फिर हम भी अपना हक रखते हैं ना, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम भी आखिर नेशनल हाईवे के ऊपर जाएंगे या रेलवे ट्रैक के ऊपर जाएंगे, इसके सिवा तो कोई हल मार के धक्के दे के मार दें तो मरे हो तो हम ऐसे ही हैं। पहले ही हमारे में न ज़माने में हम सर उठा के चल सकते, न ख़ानदान में बैठ सकते हैं, न उठने बैठने, न बच्चों को खर्ची दे सकते, न बच्चों को तालीम दे सक रहे, न खाना दे सक रहे। कोई ईद हमारी खुशी से नहीं गुजरी। माह रमज़ान आता है तो वो हम रो रो के गुजारते हैं। ये हम क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं क्या? ये हम कमा नहीं रहे, मेहनत कश नहीं क्या? जिन्होंने लूटा है उनका तो ऐसा सब कोई नहीं करा। ये नेब कहाँ पर गया? मैं नेब के अदारे से पूछता हूँ कि ये लोगों का, इसी शमशाद कुरैशी की आपने बात की, शमशाद कुरैशी एक बेरोज़गार शख्स है, उससे पूछा जाए उसकी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई इतनी? नेब क्यों नहीं सवाल करता उससे? मेरी आमदनी है मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये, और एक बंदे की मेरे पास 40,000 आमदनी है और मेरे पास लाखों रुपये मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गए? तो ये नेब को एक अनपढ़ आदमी भी पहचान सकता है कि ये पैसा इसके पास जहाँ से भी आया 2 नंबरी से आया पैसा। तो ये नेब क्यों नहीं करता इसका? हमने नेब के अंदर भी दरख्वास्तें जमा कराई हैं अदारे के अंदर, मगर आज तक कोई नेब ने पूछा नहीं इस अदारे के अंदर आके कि ये लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो अपना खामोश बैठे हुए हैं, वो नेब भी। ठीक है, ये बताइए आमिर, आपके ये एहतजाज आपका जारी है, इसमें आपके बहुत सारे मुतालबात हैं। अब एक नया मुतालबा आपने डाल लिया है उसके अंदर के शमशाद कुरैशी को भी फोकस करना है आपने, जो जाहिर है कि जो आपके हुकूक में हुकूक पर सबसे ज़्यादा डाका डाल रहा है, आपको उसके खिलाफ बात तो करनी चाहिए। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि स्टील मिल का एम्प्लॉय जो अपना फ़ंड तक नहीं निकलवा सकता अब जाकर, जो उसका फ़ंड है, और वो अपना इलाज नहीं करा सकता किसी हॉस्पिटल में जाके कि इंश्योरेंस के पैसे कट रहे हैं, वो काट कौन रहा है और वो फिर पैसा जा कहाँ रहा है, वो बताइए आप। कौन उसके अंदर इस ताज़ा लूट मार में कौन शामिल है?
सर ताज़ा लूट बार में इंतज़ामिया और सीबीआई ही शामिल है। पाकिस्तान स्टील मिल सन 2008 में तो फ़ायदे में था, ना तो कोई जल्जला आया, ना कोई तूफ़ान आया, ना कोई आंधी आई। क्या हुआ? नाम नहाद जमहूरियत और ये करप्ट सीबीआई, जब ये आई है अदारा बर्बाद हो गया। बताए क्या हुआ? कोई पाकिस्तान स्टील मिल मुशर्रफ दौर में तो बिल्कुल ठीक था, 22 अरब रुपये के साथ जाते। क्या आया, क्या हुआ? ये चोर, ये डाकू, चोर तो वो होता है ना जो चोरी छुप के करता है, ये शमशाद कुरैशी चोर नहीं है, डाकू है जो सरेआम डाका डाल रहा है। लेकिन ये मौजूदा वक्त और ये नैब क्या कर रही है? कुछ नहीं पूछ रही इससे। ये शमशाद कुरैशी चोर नहीं है, डाकू है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये उसी के अकाउंट में जा रहे हैं। उसके घर में 2.5 टन के 8 AC लगे हुए हैं। 2 फ्लैट में रह रहे, टी के 2 फ्लैटों में रह रहा है पाकिस्तान स्टील मिल के। उसके महीने की जो वो आमदनी है ना, जो उस पर खर्च कर रहे हैं, वो 8 लाख रुपया है। 8 को मल्टीप्लाई करें 8 साल में कितना मेरे बनता भाई है? ये 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास। जी। 13,000 में से कितने लोग एहतजाज कर रहे हैं? आपके साथ कितने खड़े हैं? कैंप की सूरत हाल मुझे जो बताई जा रही है वो ये कि रात में वहाँ पे लोग 100-150 ही रह जाते हैं, दिन में अलबत्ता होते हैं 2,500-3 हज़ार के करीब लोग होते हैं। ये क्या बात है? बाकी लोग कहाँ हैं? सर कुछ लोग ये भी देखने के लिए घरों से निकले हैं कि आंधियों के मुकाबले चिराग कितने हैं। तो सर हमने शुरू किया है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ लोग हमारा साथ दे रहे हैं। और जिस दिन हम फाइनल कॉल देंगे, आपको उधर 13,000 नहीं तो 10,000 मुलाजमीन मिलेंगे। बाकी जो 3,000 होंगे वो सीबीआई के पेरोल पे होंगे, उनके चमचे होंगे जो नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक बात यहीं जहाँ हमने धरना दिया है, यहीं सीबीआई बरस इक़्तिदार है 8 साल से। जैसे 2 दिन यहाँ ने धरना दिया, 2 दिन के बाद इनको अपना कैब उठाना पड़ा। 100 से ज़्यादा, हालांकि 450 से बंदा ज़्यादा इनका रिलीज़ है। और जो उन्होंने लोगों के काम कराए होंगे जो कोई भी है। अब आपने कहा लोग बैठते नहीं हैं, लोग जैसे आपने फ़ोटो चलाए इसके ऊपर देखते हैं, उनके डिपार्टमेंटों में जाते हैं, उनके ऑपरेशन हेड को तंग करते हैं, फिर वो उनको थ्रेट करते हैं। इससे पहले इसी अदारे ने लेटर निकाला कि तमाम लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं, 1 साल की छुट्टी लग जाए। अब वो छुट्टी लेना चाह रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं दे रहे। लोग गेट पास लेते हैं, जो जाना चाहते हैं कि धरने में चले जाए, कोई प्रोग्राम है, उनको वहाँ नहीं जाने दिया जाता। यानी कि उन्होंने गाड़ियाँ मोड़ी वहाँ से, पोर्ट कासम के रास्ते से। वो हमने कहा भाई ये अदारे को नुकसान हो रहा है। टाउनशिप गुलशदीद में बच्चे जो है पैदल जा रहे हैं, वो बदवाएं हमें दे रहे हैं कि धरने वालों को सर नहीं, ये सीबीआई मुलव्वस इसके अंदर। इंतजामिया हमारी जो है सिर्फ ये पोस्टमैन का किरदार अदा कर रही है। असल किरदार इसी का ही है, क्योंकि सब इस गंगा में सब ने हाथ धोया हुआ है, इसी वजह से उसका इनके ऊपर हाथ है, सब मिले हुए हैं इसके अंदर। तो इसीलिए हमने उनको कहा गाड़ियाँ यहाँ से निकालो। इन्हें कहा गाड़ियों का यहाँ से रास्ता बंद हुआ है। हमने कहा यहाँ सुजुकी कंपनी और दीगर कंपनी यहाँ पे तमाम गाड़ियों की गाड़ियाँ जा रही है, स्टील की गाड़ियों के लिए रास्ता बंद है। तो फिर इन्होंने जाकर गाड़ियाँ निकाली यहाँ से। तो ये सब इंतजामिया बुरा है नाम है अदारे के ठीक है। अंदर। अब आप एक सीनियर एम्प्लॉय हैं, आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि आप लोग सीनियर एम्प्लॉय हैं स्टील मिल के। स्टील मिल क्या क्या, जैसा कि मैंने अभी कहा कि दूसरे इदारे हैं या निजी अगर हाथों में ये चला जाए स्टील मिल का इंतज़ाम, तो ये एक प्रोडक्शन यूनिट हो जाएगा, ये काम करने लगेगा, ये कमा के देने लगेगा। क्या क्या कर सकता है स्टील मिल की, कितनी कैपेसिटी है वो बताइए आप, कि अगर उसको सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कहीं जाकर काम कर सकता है और पाकिस्तान की जो है वो तामीर में अपना एक किरदार अदा कर सकता है। 13,000 मुलाजमीन का रोज़गार स्टील मिल से है। ठीक है। अगर इसको बढ़ाया जाए ना, तो इससे जितने रकबे पर ये फैली है इसमें 3 गुना कर सकते हैं। नहीं, बढ़ाया तो जब जाएगा ना जब प्रोडक्शन होगी। मुझे आप बताइए कि प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर के, वो कितनी प्रोडक्शन कर सकता है? 60%, 35,000 टन पैदावार है इसकी जो कैपेसिटी है। हाँ कैपेसिटी है सर। ठीक है। और अगर इसको चलाया जाए तो अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस पे भी चलाया जाए तो 13,000 मुलाजमीन का रोज़गार तो इससे बचता है ना। आप रोज़गार तो दें ना। आप कह रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, बाहर से ये आ रहा है, फलानी राहदारी बन गई है, ये बन गया, वो बन गया। तो ये जो राहदारी, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है रूस के तावन से, ये जो दारा लगा हुआ है, इसने क्या कसूर किया है? इसको तो चलाओ ना। आप बाहर से कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये राहदारी बन गई है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये 13,000 मुलाजमीन का ये जो रोज़गार लगा हुआ है, इसका क्या कर रहे हो? इसको तो संभाल लो, इसको तो चला लो। अच्छा, वो सिंध हुकूमत बार बार ये कहती है कि हमें दे दो, हमें दे दो, वो कहते हैं हम नहीं दे सकते, और वो फिर मामला कहीं खटाई में पड़ जाता है। क्या सियासत कर रही है सिंध हुकूमत? संजीदा है इस हवाले से? असल में सिंध हुकूमत अगर सिंसियर होती तो ये तबाह ना होता इदारा। ये दोनों पार्टियाँ, मैं इसलिए क्लियर करूँगा कि इन दोनों पार्टियों ने गिव एंड टेक किया है इदारे के साथ। 2008 में ये इदारा प्रॉफिट में था, जनरल जावेद था, हम डेली वेजेस पर थे, 4 बोनस मिले और वर्कर पार्टीशन फंड मिलता था, सिंध बोर्ड की तरफ से कापियाँ, किताबें, शूज़ वगैरह, बैग वगैरह मिलते थे। ये जब से आए ये सारी चीज़ तबाह हो गई और ये सारे कोमा में चले गए थे। सिंध हुकूमत उस वक्त भी थी,
और ये सिंध हुकूमत कहती है कि हमारे भुट्टो साहब की बाबा की निशानी है, हमारी माँ है, तो इसकी माँ को, इसके बाबा की निशानी को तबाह किसने किया? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है इनसे कि आपकी गवर्नमेंट के बावजूद वफाक में आप थे, सिंध में भी आप थे, ये इदारा तबाह हो गया, उसके बाद अभी कहते हैं ये हमारे बाबा की निशानी है। अभी इन दोनों को जो है सिर्फ ज़मीन पे आंखें हैं, और ये IMF के नुमाइंदे हैं, अमेरिका के एजेंट हैं दोनों। ये दोनों मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर ये दोनों पाकिस्तान, चलिए ये तो आपका मौक़िफ़ है। ये बताइए जनाब, आपके सईद गनी साहब ने लेबर के मुशीर के तौर पे जिम्मेदारियां संभाली हैं सिंध में, और ख़ुद एक जेंटलमैन है, मैं पर्सनली जानता हूँ सेनेटर सईद गनी को, और वो लेबर के मामलात को समझता भी है, लेबर का लीडर ख़ुद भी रहा है वो आदमी। आप ये मुझे बताएं, कोई रब्ता उन्होंने किया आपसे? उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई कि भाई हम आपके मसाइल हल करते हैं? मैं जानता हूँ उनका वाले भी लेबर रिजन कर रहा है बैंकों का, मुस्लिम कमेटी का, मगर ये शमशाद कुरैशी खुद भी तो पूरे सिंध का लेबर का है, वज़ीर आला का मुशीर रहा है लेबर का, उसने क्या किरदार अदा किया अपने अदारे के अंदर? नहीं, मुझे तो सईद गनी का बताइए, क्योंकि अभी उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट तो अभी संभाला है ना उन्होंने, उनकी वो मुशीर बराए वज़ारत मेहनत तो अब बने ना सिंध के, तो उन्होंने कोई उसके बाद परफॉर्मेंस दी है? कोई आपसे रब्ता किसी किस्म का? हमसे कोई रब्ता, कोई उनके किसी असिस्टेंट ने रब्ता या लेबर डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने रब्ता किया? नहीं, अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। जब उस पार्टी का किरदार ही पहले हम माजी देख चुके हैं, तो उन्होंने क्या किरदार किया? पार्टी का किरदार ही नहीं है। लेबर पॉलिसी क्या है उनके, खाली नाम की है। सर लेबर पॉलिसी क्या गवर्नमेंट अदारों में होनी चाहिए, प्राइवेट अदारों में नहीं चाहिए? जरदारी के अदारे नहीं है क्या? जरदारी की शुगर मिले नहीं है क्या? उसके अंदर क्यों नहीं लोगों के ऊपर लागू किया जाता लेबर पॉलिसी? वहाँ पर भी तो मजदूर काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर क्यों लेबर पॉलिसी होती? सिर्फ गवर्नमेंट अदारे में पीपल्स पार्टी ने यूनियन बनानी होती है, वहीं CBA बनानी होती है। उन मुलाजमिन को भी हक मिलना चाहिए, वो भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, वहाँ क्यों नहीं बनाते? ये सिर्फ एक पाकिस्तान इसलिए या प्याज ये रह जाता है, और वहाँ पे क्या होता है? लूट मारी होता है और कुछ नहीं होता। अब ये बार बार कहते हैं, एक बात और कहता चलूँ, ये कहते हैं कि हमने 4000 बंदे मुलाजमीन कर दिए स्टीमिल के अंदर, तो ये उनकी वजह से अदारे अपना गुनाह अपने कंधे पे उठाओ, उन गरीबों के कंधे पे क्यों डालते हो? 4000 मुलाजमीन जो परमिट हुए उनसे नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 14000 खुदा की कसम इस अदारे के अंदर मुलाजमी रखे जाते नहीं होता। इस अदारे में करप्शन हुई है, लूट मार हुई है, और इतनी हुई बेदर्दी के साथ हुई है, और सब ये पिछले दौर के अंदर हुई। अब ये गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने भी कहा बेचो लूटो खाओ, समझ में आ गया, क्योंकि ये भी स्टील के कारोबार है इनका भी। इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ तो रातों रात चल जाती हैं। इनके एक छोटा बच्चा जो दूध पीता है वो फैक्ट्रियों के मालिक बन जाते हैं। एक जो वफाकी अदारा पाकिस्तान के अंदर, ये अदारे रोज़ नहीं बनते, ये कुर्बानी दे लोग, कई लोग यहाँ शहीद हुए यहाँ पे, उसके बाद ये जाके अदारा बनाए। ये पीपल्स पार्टी का दम भरने वाले भुट्टो ने इस अदारे के लिए कुर्बानी दी, वो तो सूली पे चढ़ गया, मगर उसकी पार्टी ने क्या किया? उसकी पार्टी ने तो तबाह बर्बाद किया हर दौर के अंदर इसको। जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, उन्हीं का हमेशा चेयरमैन जो है सलाखों के पीछे किया है, और अभी भी इंशाल्लाह ताला ये शमशाद कुरैशी हमारा तो ये कौम से वादा है, इंशाल्लाह इसको अच्छा, ये एक और बहुत बड़ी अहम बात कि चलिए उन्होंने रब्ता नहीं किया, किसी मरकज़ी रहनुमा ने आपसे रब्ता नहीं किया, और ख़ास तौर से आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उन्हीं के रहनुमाओं से आपको रब्ता करना चाहिए। आपने अपनी तौर पे कुछ कोशिश की कि उनसे रब्ता करके उनसे सूरत हाल बताएं और उनको बताएं कि भाई हमने ये कैंप लगाया हुआ है? कोई ऐसी कोशिश आपने निहाल हाशमी से या मुस्लिम लीग नून के किसी सेनेटर से जो यहाँ मकामी तौर पे दस्तयाब हो? उनका एक और सेनेटर, 2 सेनेटर यहाँ पे सिंध में मौजूद, कराची में मौजूद हैं, सलीम ज़िया, और तो उनसे कोई रब्ता किया आपने? किसी क्या रब्ता करना? हमने उनके दफ्तर में एक दफ़ा मीटिंग की थी, यहीं पे पीर पगाड़ा पे जो दफ्तर है मुस्लिम लीग का, उस सलीम ज़िया के तो इतनी वैल्यू हो गई, वो दरवाजे बंद पड़े थे, खिड़की से घुस के दरवाजे खोलने पड़े, और मीडिया आया, उसको कहीं खबर तक एक बार में खबर तक नहीं लगी। वो सेनेटर तो ऐसा, वो अल्लाह में की गाय, उसकी कौन सुनेगा वहाँ आगे जाके? ये सब क्या, दोबारा बताइए कि क्या हुआ? आप वहाँ गए तो दरवाजे बंद थे, खिड़की से कौन अंदर गया? जो इनका ऑफिस है नर्सरी के ऊपर जो अपना कारसाज पे बना हुआ है, वहाँ पे वो खिड़कियाँ खोल के दरवाजे खोलने पड़े। जब इस एक लीडर की पार्टी के अंदर इतनी इज्जत होगी तो वो मीडिया में आके क्या बात, बकायदा प्रेस रिलीज गई 3-4 सफ़ों की, प्रेस रिलीज भी चेंज कर दी गई, और तमाम मीडिया बैठा था। मीडिया ने भी यही बोला कि भाई आपने बुलाया क्या कर, इसमें तो कोई अहम बात ही नहीं है, और वो खबर कहीं लगी भी नहीं। वो तो बंदा देखने का तो गोश्त का पहाड़ है पूरा, मगर है वो अल्लाह में की गाय पूरी। तो ऐसे बंदे के पीछे चलना अपना टाइम ज़ाया करना अपना। अच्छा ये बताइए, स्टील मिल में एक कैपेसिटी और भी है, बिजली बनाने की कैपेसिटी, वो क्या है? ज़रा उसकी तफसील बताइए, और उस यूनिट का क्या हाल है? मैं उसी प्लांट पे काम करता हूँ, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट पे काम करता हूँ। 165 मेगावाट का ये पावर प्लांट है, और 165 मेगावाट का ये पावर प्लांट है। अब इस 165 मेगावाट के इस पावर प्लांट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये बायो प्रोडक्ट्स पे चलता था, इसका कोई खर्चा नहीं था। अगर स्टील मिल चले तो ये अपनी गैस के ऊपर खुद ही कैपेसिटी होगी, और खुद ही ये चलेगा, और खुद ही ये जनरेशन होगा, और ये सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। जब भी एज ए इलेक्ट्रिकल के नाते से मैं बताऊँगा, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन है, कोई भी हम प्रोटेक्शन करते हैं, इसको कनेक्ट करना बहुत मायने रखता है।
तो ये कनेक्ट है, हम सिस्टम के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट भी हैं, पैरेलल ऑपरेशन में हैं। अच्छा, अगर कोई यूनिट, ये बड़ा अहम, चलिए मैं आपसे बात कर लूँ, ये जी। एक हालांकि उसी तसलसल में जी। है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट है इस ओके, बात का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई यूनिट जो बिजली बना रहा हो, जो उसका प्रोजेक्ट है वो बिजली बनाना बंद कर दे और बिल्कुल बंद हो जाए, जी। तो दोबारा से उसको शुरू करने में क्या मसाइल होते हैं, सर क्या ये प्रॉब्लम्स है? कुछ चीज़ें होती हैं, रनिंग डिपार्टमेंट होते हैं, रनिंग मशीनरी होती है जिसको 24 घंटे रनिंग में रहना होता है, रूलिंग के लिए बनती है और हमेशा रनिंग में रहेंगी। जो ये जनरेशन प्लांट्स या जितना भी स्टील मिल के प्लांट है, इसमें पावर प्लांट ऐसा है कि रूलिंग में रहेगा तो ये अपनी पीक पर चलेगा और अच्छी कारकर्दगी देगा, ठीक है, कारकर्दगी ठीक है, देगा। ठीक है। अगर इसको बंद कर देंगे तो दिन ब दिन ये गिरता जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा और ये एक स्क्रैप बन जाएगा। यानी अब अगर वो जीरो प्रोडक्शन कर रहा है या वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जी जी, तो वो स्क्रैप हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। स्क्रैप हो रहा है पूरी। ये कितनी अंदाजन कितने की वो एक यूनिट इस तरह का बनता है, तो उस पर कितने पैसे लगते हैं? सर ये शमसी जो इन्होंने बनाया, शमसी तवानाई का बनाया था बहावलपुर के अंदर 100 मेगावाट का, उसको पता नहीं कितने करोड़ों लगाए हैं, 22 करोड़ पता नहीं कितने लगाए, वो 100 मेगावाट का है, उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट भी नहीं कर सकते। ये 165 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है जिसको सिस्टम के साथ कनेक्ट है, जो पैरेलल ऑपरेशन में है, जो पूरे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ से अगर हम बिजली पैदा करें तो हम अपनी तनख्वाह पूरी कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ बिजली पैदा करके, बिजली पैदा करके उससे बिजली की के जो लोड शेडिंग है उसमें भी मसला हल होता है। उसमें हल हो सकता है। आपका ये ऑक्सीजन प्लांट है हमारा जो है, उसमें ऑक्सीजन की जनरेशन करके हम तनख्वाहें निकाल सकते हैं। हमारा जो 100 बेड है, ये अंदरूनी सिंध से जैसे ही हम इंटर होते हैं, ये पहला बड़ा हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान स्टील हॉस्पिटल है, जिसको आम अल्फाज में हम 100 बेड कहते हैं। ये 135 बेड पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है। ये अंदरूनी सिंध से जो भी आते हैं, जो है पहला जो हॉस्पिटल पड़ता है, ये 100 बेड है और इसके अंदर आज एक सिरिंज भी नहीं है। अच्छा, कितने एकड़ रकबे पर पूरे स्टील मिल मुहित है और किस किस की नज़रें हैं उसके ऊपर? जनाब ये 45,000 एकड़ रकबे पे ये मुश्तमिल है पाकिस्तान स्टील मिल। उसके अलावा इनकी नज़रें यही हैं कि एक तो साहिली पट्टी है, समंदरी पट्टी है, इसको औने पौने दामों बेच के दिवालिया करार दे के इसकी ज़मीन हासिल की जाए, जो आज सिंध गवर्नमेंट भी बयान दे देती है खाली, जैसे वो कहते हैं कि हमारी निजकारी हमारे लाशों पे होगी। हालांकि पिछली जो निजकारी रोकी थी वो चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद ने रोकी थी, लेकिन वहाँ प्रोपेगेंडा ये किया कि ये शमशाद कुरैशी की कोशिशों के और काविशों के बदौलत ये निजकारी रुक गई। ऐसा नहीं था, वो खुद सेमेटो नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने। तो ये ज़मीन का ही सारा जो है चक्कर है इस वक्त। दोनों गवर्नमेंटें जिस दिन ये ज़मीन आपस में इन्होंने तय कर ली कि इतनी ये आप रखे, इतनी ये वफाक रखेगा, इतनी सिंध गवर्नमेंट रखेगा, उस दिन इसका फ़ैसला हो जाएगा। और मज़दूर जो है बेमौत मर रहा है, इंसान को ये इंसान ही नहीं समझ रहे, उसकी हर मराद बंद करके ये यूँ समझ लें कि मैं इस फोरम से, इस बिज़नेस चैनल से ये कहना चाहता हूँ, ये जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, खुदारा ये हम इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं और हम एक मज़दूर हैं, हमारा एक मज़दूर पेशा है। खुदा की कसम ये हमें दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं और हमें इस बात पे मजबूर कर दिया है कि बजाय हम छेनी, हथौड़ी, होल्डर और मतलब काम जो कर रहे हैं हम वहाँ पे मैकेनिक का, फिटिंग का, वो हमें हथियार थमाना चाह रहे हैं हाथों में कि ये हथियार उठाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। हमारे टाउनशिप में ये हालत है कि कई ऐसे फैमिलियाँ हैं जो मतलब भीख मांगने पे मजबूर हैं और ये ऑन दी स्पॉट है। इस वक्त सीबीआई को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है। और दूसरी बात, जो वहाँ पे घर दिए जाते हैं, अलाटमेंट किए जाते हैं, वो सीबीआई 40-40 हज़ार लेके घर अलाट कराती है। घर भी स्टील मिल का, मुलाजिम भी स्टील मिल का। उसके बाद अगर आप पीएफ फंड लेते हैं तो 10,000 आप पीएफ फंड के लेके आपको जो है वो पीएफ दिया जाता है। वेलफेयर लोन लेते हैं तो उस पर 5,000 लेके आपको वेलफेयर लोन दिया जाता है। ठीक है, ये इतनी बड़ी करप्शन है और ठीक है, ये मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, मोहम्मद यासीन जामरो, सरवर ख़ान नियाज़ी और आमिर अकरम, मैं बहुत मशकूर हूँ आपने बात की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई और यकीनन कुछ वहाँ भी पहुँची होगी जहाँ ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते थे। अगर कोई दर्दमंद इनकी बात सुन रहा है, अहले इक़्तिदार, और
वो ये समझता है कि इनका मसला हल होना चाहिए। ये एक आदमी का मसला नहीं है, ये 13,000 एम्प्लॉइज़ का मसला है। वो बेचारे रोज़ अपने लिए अब एहतजाज करते हैं अपने हुकूक़ के लिए, लेकिन उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा। उनका हक़, बुनियादी हक़ तो ये है कि सबसे पहले तो उनको तनख्वाह मिले ताकि वो अपने घर का निज़ाम चलाएं। वो चलाने के काबिल नहीं हैं, वो भीख मांगने पे मजबूर हो रहे हैं बकौल यासीन के कि वो दहशतगर्दी की तरफ धकेला जा रहा है उनको कि दहशतगर्द बन जाएं और वो असला उठाकर अपना हक़ लेना शुरू कर दें। ये माकूल बात नहीं है। जो अहले इक़्तिदार, अरबाब इक़्तिदार अगर इस बात को सुन रहे हैं, थोड़ा सा तो इस पर सोचें कि किस तरीके से कोई आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है बग़ैर तनख्वाह के। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।